जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज चर्चा इस बात की करते हैं कि ये जॉर्ज सोरोस हैं कौन, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से आप लगातार पार्लियामेंट को डिस्टर्ब होते हुए देख रहे हैं और आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी का मुख्य मुद्दा यह है कि जॉर्ज सोरोस पे वो चर्चा को डाइवर्ट करना चाहते हैं। तो ये जॉर्ज सोरोस हैं कौन और जॉर्ज सोरोस से भारत को कैसे खतरा है, और अगर खतरा है तो भारत सरकार क्या कर रही है। और जब इंडिया अलायंस के लोग अडानी जी के बारे में बात करते हैं, अडानी जी के ऊपर जांच न होने के कारणों का क्या कारण है ये पूछने का प्रयास करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी आदत के अनुसार जॉर्ज सोरोस का हुआ सामने खड़ा कर देती है। और अगर आप सोशल मीडिया के अंदर देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि सारे सोशल मीडिया पे जहां भी डिफेंसिव होती है भारतीय जनता पार्टी, वो जॉर्ज सोरोस से कांग्रेस पार्टी के संबंधों को उजागर करती है और सोनिया जी के संबंधों को उजागर करती है। तो बड़ा महत्वपूर्ण है ये जानना कि भाई जॉर्ज सोरोस है कौन और जॉर्ज सोरोस क्या एक लीगल एंटिटी है या इलीगल एंटिटी है, क्या ये कानून सम्मत कार्रवाई करते हैं या गैर कानूनी कार्रवाई करते हैं, और भारत सरकार के अगर काज में अगर ये इतना ज्यादा दखल देते हैं तो भारत सरकार इनको रोकने के लिए क्या कर रही है, और अगर भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए जॉर्ज सोरोस लगातार प्रयास कर रहे हैं तो इनको दंडित करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया। आज मेरे ख्याल से ये जानने की आवश्यकता है कि जॉर्ज सोरोस नामक ये पदार्थ क्या है, ये व्यक्ति कौन है। देखिए, जॉर्ज सोरोस जो है बेसिकली आज करीब 94 ईयर्स ओल्ड हैं, 94-95 साल के व्यक्ति हैं। इनका जन्म 1930 में हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था। तो बेसिकली बाय बर्थ इज ए हंगेरियन, हंगरी में इनका जन्म हुआ। अच्छा, वो समय था, आपको पता है कि विश्व युद्ध चल रहा था, तो इनके परिवार को जो उस समय नाजियों का शासन था, हिटलर का शासन था, तो बहुत ज्यादा इनके परिवार को परेशानी हो रही थी, छुप के रह रहे थे ये लोग, और इनके परिवार के ऊपर आतंक का साया मंडरा रहा था। खैर, किसी तरह इन लोगों ने अपने को वहां से बचाया, और जब ये वर्ल्ड वॉर खत्म हुई और उसके बाद जब वहां पे हिटलर का और मुसोलिनी का शासन खत्म हुआ और मित्र देशों का राज्य हुआ, तो हंगरी जो है वो रूस के अंतर्गत एक प्रकार के रूस के आधिपत्य में आ गया। लेकिन जो जॉर्ज सोरोस का परिवार था, जो पहले असहज था नाजियों के शासन में, वो रूसियों के शासन में भी असहज हो गया। तो ये बालक छोटी सी उम्र में अपने देश से बाहर जाकर इसे दूसरे देश में सेटल होना पड़ा। तो जॉर्ज सोरोस का बचपन इस प्रकार से बीता जब इन्होंने इस प्रकार की स्थिति को देखा। लेकिन बालक बुद्धिमान था, बालक प्रबुद्ध था, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था। और आप इमेजिन कीजिए कि इन्होंने 1954 में मास्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री लंदन स्कूल इकोनॉमिक्स से पास की। लंदन स्कूल इकोनॉमिक्स जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट में जिसका नाम होता है, वहां एमए किया और उसके बाद इन्होंने वहां से और फर्दर पढ़ाई की। इसका माने अपने को इन्होंने हुनरमंद कर लिया। ये जॉर्ज सोरोस का जवानी का इतिहास है। उसके बाद खैर इनकी एक शादी हुई, 3 बच्चे हुए, और बहुत सालों के बाद फिर खैर वो पति को उन्होंने छोड़ा और दूसरी शादी की, उनसे 2 बच्चे हुए, वो अलग मुद्दे हैं। लेकिन इन्होंने अपने जीवन को स्थापित करने के लिए ये प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद कि बचपन में भी इन्होंने नाजियों के अत्याचार को झेला और उसके बाद इन्होंने रूस के आधिपत्य में भी कंफर्टेबल महसूस नहीं हुए, और इसके बाद इन्होंने जाके जो एक राइट लॉबी वाला देश था और जहां पे लेजिस्लेटिव इकोनॉमी है, फ्री कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी है, जो कम्युनिस्टों से अलग जुदा एक साइंस है, वहां जाके इन्होंने अपने को स्थापित किया। पहले इनको नौकरी मिलने में बड़ी परेशानी हो रही थी, इनको नौकरी नहीं मिल रही थी। बड़ी मुश्किल से
इनकी विचारधारा से मिलते हुए एक किसी बैंक के डायरेक्टर साहब थे, उनसे इनकी जान पहचान हुई और उसकी वजह से इनको बड़े छोटे से पद पे एक नौकरी मिली एक बैंक के अंदर। वहां इन्होंने नौकरी की, फिर दूसरे बैंक में इन्होंने नौकरी की और उस बैंक में जाके इन्होंने, जो आप जानते हैं जो सब प्राइम क्राइसिस हुआ था, उसी प्रकार से जो हाउसिंग के लोन्स वगैरह होते थे उनको हैंडल करना शुरू किया और वहां जाके इन्होंने हुनर सीखे कि किस प्रकार से आर्बिट्राज होता है, किस प्रकार से जो हेजिंग होती है वो होती है। तो मैं क्योंकि आप लोगों की सुविधा के लिए बता दूं आर्बिट्राज क्या होता है और हेजिंग क्या होती है। देखिए जो आर्बिट्राज है का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए सोने का दाम मुंबई में मान लीजिए एक्स है और दिल्ली के अंदर X+5 है, तो आर्बिट्राज करने वाले क्या करते हैं कि जहां सस्ता सामान होता है वहां खरीदते हैं और जहां महंगा होता है वहां बेच देते हैं और आर्बिट्राज कमीशन अपना कमा लेते हैं। मान लीजिए इससे स्टॉक मार्केट के अंदर NSE है, BSE है, अगर NSE और BSE के बीच में किसी शेयर के प्राइसेस में कोई डिफरेंस है तो सस्ती जगह से खरीदते हैं और महंगी जगह बेचते हैं और थोड़े से समय में थोड़ा पैसा कमा लेते हैं, ये आर्बिट्राज होता है। या मान लीजिए अब नासिक के अंदर प्याज के दाम 30 रुपए हैं और दिल्ली के अंदर 50 रुपए हैं, तो आपने वहां से खरीदे और बेसिकली जो टोटल बिजनेस है वो इसी पे आधारित होता है कि सस्ती जगह से खरीदो, ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग और बाकी मैन पावर कॉस्ट को उस पर जोड़ो और अगर लगता है कि जहां पे ज्यादा दाम पे वो बिकने वाला है वहां बेचो, अगर आपको मुनाफा होता है। ये सारे व्यापारी करते हैं, सारे बिजनेस में होता है। तो ये एक प्रकार से आर्बिट्राज में इन्होंने महारत हासिल कर ली। अच्छा, इसके बाद इन्होंने जो दूसरा इनका जो मुख्य मुद्दा था जिसको इन्होंने समझने का प्रयास किया वो ये हेज फंड्स पे इन्होंने काम किया, हेजिंग पे इन्होंने बड़ी अपनी महारत हासिल की। हेजिंग का मतलब ये होता है कि आप अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और जैसे आप देखते हैं फॉरवर्ड एंड ऑप्शंस होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस होता है, उसके अंदर हेजिंग करके आप फायदा कमाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं और ये सारे एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर जानते होंगे। अगर आप इंपोर्टर हैं तो आपको इस चीज का फायदा होता है कि आपकी करेंसी, अगर आप इंपोर्टर हैं तो आपको फायदा होता है अगर आपकी करेंसी स्ट्रांग हो। मान लीजिए आज के तारीख में 85 रुपए का $1 है। अच्छा, इंपोर्टर का फायदा हो जाएगा कि अगर जब ये इनका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो, अगर वो 85 रुपए से घट के 84-50 का हो जाएगा तो 50 पैसे का इनका फायदा एडिशनल हो जाएगा, कोई 1-1.5% का इनको एडिशनल फायदा हो जाएगा। तो इंपोर्टर हमेशा चाहता है कि रुपया मजबूत हो और जो एक्सपोर्टर है वो हमेशा चाहता है कि रुपया कमजोर हो, क्योंकि उसने अगर 85 रुपए में कोई चीज बुक की है, एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक किया है और जिस समय उसका पेमेंट होता है, जब वो एग्जीक्यूट होता है, उस समय अगर वो 84-50 का हो जाता है तो 50 पैसे का माने 1-1.5% का नुकसान जो उसको होता है। तो एक ही डॉलर के प्राइसेस का फ्लक्चुएशन इंपोर्टर्स को अलग तरह से फायदा नुकसान करता है और इंपोर्टर्स को दूसरी तरह से फायदा नुकसान करता है। तो ये हेजिंग करते हैं कि हेजिंग करने के लिए हेज फंड जो हैं वो इस प्रकार की कॉल्स लेते हैं और उन कॉल्स में अपने फायदे नुकसान को बचाने के लिए, अगर आपको लगता है, देखिए मैनेजमेंट साइंस का सबसे बड़ा सिद्धांत यह है जो हम मैनेजर्स के लिए हमेशा मैंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया, वो ये है कि एक मैनेजर सक्सेसफुल वो है जो कि भविष्य को भांप सकता है। अगर देखिए पास सबको पता है, प्रेजेंट सबको पता है, लेकिन भविष्य में किस दिशा में चीजें जा रही है, अगर इसको भांप ले तो आप एक अच्छे मैनेजर हो जाएंगे और आप करोड़ों अरबों रुपए कमाएंगे। मान लीजिए मैं अपने स्टूडेंट से कहता था जब मैनेजमेंट पे पढ़ाया करता था कि अगर आपने मैनेजमेंट में कुछ नहीं पढ़ा, MBA में कुछ नहीं पढ़ा 2 साल, केवल ये जान लिया कि अगर ये टेक्निक जान ली कि सोने के दाम बढ़ेंगे कि घटेंगे, डॉलर मजबूत होगा या कमजोर होगा, शेयर बढ़ेगा कि घटेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा कि घटेगा, तो केवल इसी ज्ञान के आधार पर आप अरबों रुपए कमा सकते हैं। तो वही काम जॉर्ज सोरोस ने किया और जॉर्ज सोरोस ने भविष्य के अंदाजे को लगा के लाखों करोड़ों रुपए कमाए, जो कि विदेशी व्यापार नियमों के अनुमन्य थे। वहां पे ये इट वाज नॉट ए इलीगल एक्टिविटी, इट वाज ए लीगल एक्टिविटी। तो उन्होंने इस प्रकार से बहुत पैसे कमाए। अभी जब क्राइसिस आई थी और यूनाइटेड किंगडम की करेंसी बुरी तरह से गिरी थी,
उस समय जॉर्ज सोरोस ने लाखों करोड़ों रुपए कमाए, भीषण रुपए कमाए। तो आज के तारीख में जॉर्ज सोरोस की जो टोटल संपत्ति है वो $7.8 बिलियन है। $7.8 बिलियन। अच्छा, जॉर्ज सोरोस के स्वभाव के बारे में बात करते हैं और इनकी प्रकृति के बारे में बात करते हैं, इनकी प्रवृत्ति के बारे में बात करते हैं। जॉर्ज सोरोस आखिर करते क्या है? देखिए, जॉर्ज सोरोस एक व्यक्ति हैं जिन्होंने एक ओपन सोसाइटी फाउंडेशन बनाया है, और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का जो इनके अनुसार उद्देश्य है वो ये है कि उन देशों में जहां पे डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का हनन हो रहा है, जहां पे माइनॉरिटी राइट्स का हनन हो रहा है, जहां भी वो व्यवस्थाओं का हनन हो रहा है जो कि एक अच्छी लिविंग के लिए आवश्यकता है, तो उसमें इनकी ये जो फाउंडेशन है ये कंट्रीब्यूट करती है और एड करती है उन लोगों के लिए जो इसके अगेंस्ट फाइट करते हैं। तो अब जॉर्ज सोरोस, यहीं पे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी आ जाती है कि वो जिस देश में उनको लगता है कि जिस देश के अंदर लोकतंत्र की व्यवस्थाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वहां पे जो लड़ने वाली शक्तियां हैं वो उनको समर्थन देते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ तो लोकतंत्र बहुत बढ़िया चल रहा है, हमारे यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का कोई इशू नहीं है। तो जॉर्ज सोरोस यहाँ पे कुछ संस्थाओं को एड करते हैं, ये आरोप है। अच्छा, जब ये कहा गया कि साहब अडानी जी पे जांच करा लीजिए और अडानी जी पे जांच करा लीजिए, तो जैसे भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति है कि उन्होंने महात्मा गांधी के सामने सरदार पटेल को खड़ा कर दिया, उन्होंने ये प्रपंच खड़ा कर दिया कि सरदार पटेल और नेहरू जी के बीच में बड़ा विवाद था, उन्होंने ये विवाद खड़ा कर दिया कि पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के बीच में बड़ा विवाद था, जबकि वास्तविकता यह है कि सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल और पंडित नेहरू के बीच में बहुत अच्छे संबंध थे। लेकिन अब सोशल मीडिया और आईटी सेल बीजेपी का है, उससे मुकाबला कौन करे? लाखों करोड़ों उसके सदस्य हैं, हजारों ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पेड वॉलंटियर्स हैं, हजारों लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो $2 में काम करके सोशल मीडिया को उस चीज में प्रसारित करते हैं। खैर, उनके पास मीडिया है, गोदी मीडिया उनके पास है, तो उन्होंने इस चीज को स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि गांधी भी खराब आदमी थे, पंडित नेहरू भी खराब आदमी थे। और जबकि पंडित नेहरू ने, जो लोग इलाहाबाद के या आसपास के रहने वाले हैं उनको पता है कि अपने इलाहाबाद के अंदर लाखों करोड़ों की संपत्ति, जो वहां पे आनंद भवन और स्वराज भवन है और बहुत सारे ट्रस्ट हैं, वो सब देश के लिए दान कर दिए थे। और आज के तारीख में अगर आप सोनिया गांधी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की टोटल परिसंपत्तियों को देखिएगा तो वो उतनी संपत्तियां हैं जो वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे मंत्रियों से कम है। लेकिन इसलिए कि उन्होंने, पंडित नेहरू ने, पंडित मोतीलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने अपनी जितनी संपत्तियां थी उनका परित्याग कर दिया, लेकिन एक नैरेटिव बना दिया एज इफ पंडित नेहरू भी खराब आदमी थे और महात्मा गांधी भी खराब आदमी थे, जबकि इन दोनों का योगदान भारत की स्वतंत्रता में बहुत ज्यादा था। खैर, जॉर्ज सोरोस पे वापस लौट के आते हैं। तो जब अडानी जी का प्रकरण पार्लियामेंट के अंदर बहुत ज्यादा उछला और लोगों ने अडानी जी के बारे में बात करनी शुरू कर दी, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके सामने ले जाके जॉर्ज सोरोस को खड़ा कर दिया और यह बताया गया कि जॉर्ज सोरोस हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, हमारे देश की आर्थिक प्रगति के खिलाफ संघर्ष कर रहा है, और ये हमारे देश के अंदर ये चाहता है और अमेरिका नहीं चाहता है और जॉर्ज सोरोस नहीं चाहता है, और अमेरिकी सरकार एक डीप स्टेट बन गई है जो कि वहां की चुनी हुई सरकार के अलग हटकर भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। अब आप समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा अर्थशास्त्र को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, एक तरफ ये बात कही जाती है और ये बात बिल्कुल सही भी है कि विश्व जो है वो चाइना से परेशान है, चीन से परेशान है। देखिए, चीन ने रणनीति क्या अपनाई थी? चीन ने रणनीति ये अपनाई थी कि उसने अमेरिका और वेस्ट के और हिंदुस्तान के सारे बाजारों को लील लिया। उसने मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया। उनकी जब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई, और वहां पे लेबर राइट्स बहुत ज्यादा है नहीं, तो लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे फायदा पहुंचाकर उन्होंने एक्सपोर्ट मार्केट को भर दिया, हर देश के यहाँ अपना माल भर दिया और हर देश की जो उनकी इंडस्ट्री थी उसको तबाह कर दिया। अमेरिका की भी इंडस्ट्री तबाह कर दी, वेस्ट यूरोप की भी कर दी और भारत की भी कर दी। जो 5.4% का जीडीपी भारत का आया है, उसका मुख्य कारण यह है कि आज के तारीख में हिंदुस्तान के अंदर ज्यादातर माल ऐसा बनता है जो चीन में बना हुआ है, और यहाँ के लोग केवल उसमें अपनी चिपकी लगा के उसको हिंदुस्तान में भेज देते हैं। तो भारत, अमेरिका और जितने देश हैं वो आज के तारीख में चाइना के अंदर हो रहे प्रोडक्शन के केवल डीलर मात्र रह गए। तो ये चीन ने इसका फायदा उठाया। तो ऐसी स्थिति में
भारत जैसे शांतिप्रिय देश के लिए अमेरिका के लिए उचित था कि चाइना का एक ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन सेंटर ढूंढे, जो अभी तक हम लोग कहते आ रहे थे, और ये बात में सच्चाई भी है। बांग्लादेश ने उसका एडवांटेज लिया। जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए खड़े होने का मौका मिला तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बांग्लादेश ने वो काम कर दिया जो भारत को करना चाहिए था और भारत ने नहीं किया। बांग्लादेश टुक एडवांटेज ऑफ दैट। तो अगर आप अमेरिका में जाके देखेंगे तो वहां पे आपको ज्यादातर बड़े अच्छे कॉटन के प्रोडक्ट्स जो हैं वो बांग्लादेश निर्मित मिलेंगे, क्योंकि बांग्लादेश ने उसका एडवांटेज लिया। तो चीन की अर्थव्यवस्था को धक्का पहुंचाने के लिए अमेरिका के लिए उचित था कि वो भारत को प्रोत्साहित करे, और ये हम लोग कह भी रहे थे और ये बात में सच्चाई भी थी। लेकिन अब उसी फिलॉसफी को बिल्कुल पलट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। वो कह रहे हैं नहीं, वो चाइना को डैमेज नहीं करना चाह रहे हैं, वो भारत की अर्थव्यवस्था को डैमेज करना चाह रहे हैं। अगर भारत की अर्थव्यवस्था को डैमेज कर देंगे तो चाइना तो और ज्यादा प्रॉस्पेरिटी में चला जाएगा। तो अगर चाइना बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी में चला जाएगा तो अमेरिका को कैसे फायदा हो जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप को कैसे फायदा हो जाएगा, जबकि डोनाल्ड ट्रंप चाइना के लिए बहुत ज्यादा रिजिड है। तो ये लॉजिक खैर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के और उनके जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं उनकी चीजों को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन ही है और बिल्कुल संभव नहीं। खैर, असली मुद्दा यह है, हम लोग जो कह रहे हैं, जो हम लोग, ना हमें किसी राजनीति से मतलब है, ना देश से कोई, अपने भारत माता के अलावा हमें किसी से कोई सहानुभूति भी नहीं है। विश्व कल्याण की हम बात करते हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं, लेकिन हमें अपनी भारत माता सबसे ज्यादा प्यारी। तो हम ये कहते हैं कि भाई अगर आप ये कह रहे हैं और भारत सरकार कह रही है, यार भारत सरकार से सक्षम तो कोई हो नहीं सकता, भारत सरकार के बाद तो सारे आंकड़े हैं, कि अगर जॉर्ज सोरोस भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है तो जॉर्ज सोरोस को प्रोसिक्यूट क्यों नहीं करते? अच्छा, ये क्यों नहीं करते आप कि एक व्हाइट पेपर निकालें कि जॉर्ज सोरोस हिंदुस्तान के अंदर किस किस को फंड करता है, किस किस ऑर्गेनाइजेशन को फंड करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किस किस ऑर्गेनाइजेशन को फंड करता है, भारत में किस किस पॉलिटिशियन को फंड करता है। अगर ये पूरी लिस्ट आ जाए भारत के जनमानस के सामने तो हम लोगों को जानने में आसानी होगी कि भाई ये कांग्रेस में किसको सपोर्ट करता है, बीजेपी के किन नेताओं को करता है, किस किस चीफ मिनिस्टर से इनके संबंध है, कहां कहां किस किस फाउंडेशन के लिए किया है। क्योंकि ये बात पक्की है कि जॉर्ज सोरोस एक बहुत बड़ा फिलॉन्थ्रोपिस्ट है। मतलब फिलॉन्थ्रोपिस्ट का मतलब यह है कि बहुत ज्यादा समाज सेवा में पैसे खर्च करता है, और लाखों बिलियन डॉलर जो है, जैसे अजीम प्रेम जी विप्रो के जो चीफ हैं वो इस चीज में बहुत ज्यादा समाज सेवा में पैसा खर्च करते हैं, ट्रस्ट में और एजुकेशन ट्रस्ट में, लिटरेसी ट्रस्ट में, डेमोक्रेटिक राइट्स के ट्रस्ट में बहुत सारे पैसे का अनुदान देते हैं। तो जॉर्ज सोरोस वो देता है। तो हम लोगों की जो डिमांड है वो ये है कि अगर अपोजिशन का, इंडिया अलायंस का कहना है कि अडानी जी की सारी जांचें हो जाएं, और बीजेपी का कहना है कि जॉर्ज सोरोस की हर चीज का जांच हो जाए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि ऐसा कर सकती है, तो वो जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन द्वारा दिए गए पास्ट के जितने भी अनुदान, जितनी भी फाउंडेशंस और जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन को पैसा जॉर्ज सोरोस ने दिया है वो देश की जनता के सामने पेश क्यों नहीं कर देती। और अडानी जी पे, जो गौतम अडानी जी पे आरोप लग रहे हैं, विश्व भर से आरोप लग रहे हैं, अमेरिका से लग रहे हैं, स्विट्जरलैंड से लग रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से लग रहे हैं, इजराइल से लग रहे हैं, श्रीलंका से लग रहे हैं, बांग्लादेश से लग रहे हैं, तो उनकी भी एक व्हाइट लिस्ट क्यों नहीं जांच करते, और एक जांच क्यों नहीं बिठा देते, एक ऐसी जांच, जेपीसी जांच बिठा दें, जो जेपीसी जांच जॉर्ज सोरोस के भी भारत के अंदर कितने उपक्रम चल रहे हैं, कहां कहां वो एड दे रहा है, कितनी कितनी एड दे रहा है, कब कब उसने एड दी, इसकी भी पूरी लिस्ट भारत की जनता के सामने पेश करे। और ये भी जांच करे कि गौतम अडानी जी पे जो विश्व के अलग अलग देशों से आरोप लग रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। लेकिन केवल जॉर्ज सोरोस का नाम लेके और ये कह के उनके सोनिया गांधी की किसी ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने एड दिया है, गौतम अडानी के ऊपर जांच की मांग कर रहे लोगों का मना कर देना और जांच अडानी जी पे न कराना, ये बात समझ में नहीं आती। भाई हम तो कह रहे हैं कि गौतम अडानी की भी जांच करा लीजिए, विस्तृत जांच करा लीजिए, जॉर्ज सोरोस की भी विस्तृत जांच करा लीजिए, जेपीसी के द्वारा करा लीजिए, उसके लिए जिस जिस देश में जाने की आवश्यकता हो वो करा लीजिए। लेकिन केवल जॉर्ज सोरोस का नाम लेके गौतम अडानी पे जांच की मांग को अस्वीकार कर देने की बात, वो तो मुझे समझ में नहीं आती। मेरे ख्याल से आप लोगों को भी इस जो वीडियो है इसको देख के बात नहीं समझ में आएगी। तो जॉर्ज सोरोस एक ऐसा व्यक्ति जिसने लाखों करोड़ों अरबों डॉलर कमाए हैं, लीगली कमाए हैं, वरना अभी तक तो अमेरिका की सरकार उनको उल्टा लटका देती।
और उस पैसे को अगर वो ऐसे फाउंडेशंस पे लगाते हैं जो डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो ह्यूमन राइट्स के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसको देश विरोधी बता के और उसके पीछे छिपकर गौतम अडानी की जांच को छिपाना, ये बात तो देखिए मुझे समझ में नहीं आती। अगर आपको समझ में आती हो तो मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जॉर्ज सोरोस का भी पूरी विस्तृत जानकारी, ये कौन व्यक्ति है, कहां रहता है, कितनी संपत्ति है, कितना इसके पास धन है, किस किस ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देता है, और अगर ये भारत विरोधी और भारत की अर्थव्यवस्था को खराब करने के लिए काम कर रहा है तो भारत सरकार इसको प्रोसिक्यूट क्यों नहीं करती और अमेरिका सरकार से ये मांग क्यों नहीं करती कि इसको भारत भेजा जाए, जिससे लेकिन अगर केवल गौतम अडानी को बचाने के लिए जॉर्ज सोरोस का नाम लिया जा रहा है तो वो भी हम लोगों को पता होना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।